हेलो बच्चों। तो प्यारे बच्चों, मोस्ट वेलकम। आज हमारा ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का है तीसरा लेक्चर। ठीक है। पहली क्लास में हमने पढ़ा था कि करंट होता क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज को आप करंट बोलते हैं। दूसरी क्लास में मतलब लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट और करंट डेंसिटी के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी के बारे में पढ़ा। मैंने बताया था आपको एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा रिलेशन है आपका करंट का और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। वो क्या है? आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। जिसको याद रखने के लिए आप वीणा ऐसे याद रख सकते हैं, वी ई एन ए। यहाँ पर वी आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ई आपका चार्ज इलेक्ट्रॉन है, एन आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, और आपका ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, ओके सर जी। तो ये सब चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा, और जिसका नाम आपने 10th क्लास में सुना हुआ है। क्या है? आपका आपका ओम्स लॉ। ओहो, ओम बाबा के बारे में पढ़ेंगे सर आज? हाँ जी बेटा, आज हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ। ओम बाबा ने जो नियम दिया था। अब सब बच्चे को मन में दिमाग में आ रहा होगा, अरे सर ओम्स लॉ और वी इक्वल टू आई आर किसको नहीं पता। हाँ बिल्कुल सही बात है, वी इक्वल टू आई आर। ठीक है, पर अभी जो 10th क्लास में इतना पढ़ते थे, अब जो इतना पढ़ने वाला उसमें चीजों में डिफरेंस आने वाला है। ठीक है, तो ध्यान से इसको समझना है। ठीक है, अब चीजें काफी डेप्थ में चली जाएंगी। आइए समझते हैं, स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगाइए ओम्स लॉ, ओम बाबा का लॉ विच इज ओम्स लॉ। ठीक है, ओके सर जी, ओम्स लॉ। क्या कहता है ओम्स लॉ? सुनिए बालक, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था ना, वी इक्वल टू आई आर, पर एक्चुअल में घुमा फिरा के तो फॉर्मूला वही आता है। ठीक है, पर अभी हमारे पास टाइम है, हम चीजों को पूरा अच्छे से समझ के पढ़ेंगे। सच्चाई ये है कि वी इक्वल टू आई आर नहीं, मतलब ये सीधा डायरेक्टली यहाँ से नहीं आया फॉर्मूला, थोड़ा सा इसके पीछे की भी कहानी है। थोड़ी सी कहानी इसके पीछे की भी है। और जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस को रो एल ओवर ए जो लिखते हैं, उसके भी पीछे की थोड़ी सी कहानी है। सारी चीजें हम आप धीरे धीरे से हम डिस्कस कर रहे होंगे। क्या कहता है ओम्स लॉ? बाय द वे, ओम्स लॉ बेटा ये कहता है कि आपका जो करंट है, करंट किसी कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मेरे पास कहाँ है मेरी वायर? यस सर, इस वायर के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है, सब सुन पा रहे हैं ना मुझे? यस सर, मैं आपको थोड़ा सा फील लाने के लिए मैं एक वायर ले आया हूँ। इस वायर के अंदर जो करंट फ्लो होगा 1 एम्पियर होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। किस पर डिपेंड करेगा? इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। ओहो, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे समझिए, एक पाइप है, इसके अंदर पानी कितना फ्लो होगा, वो कितना फ्लो होगा डिपेंड करेगा इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना, हाइट का डिफरेंस कितना। अगर मैं पोटेंशियल के टर्म्स में समझूं, अगर मैं एक समझूं कि मेरे हाथ में एक पाइप है, पाइप की हाइट ऐसे बढ़ा दीजिए, पानी फ्लो तो तेज तेज फ्लो लेगा, ऐसे सेम रखोगे तो फ्लो ही नहीं होगा इधर से इधर। एग्री? ये सब बिल्कुल ऐसे समझिए कि अगर इन दोनों पॉइंट के बीच में जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा करंट फ्लो होगा। ओके, तो कुल मिला के सच्चाई ये है, स्टार्टिंग में आपका जो ओम्स लॉ कहता है वो ये कहता है। भले हमने बुक्स में पढ़ा हो, बुक्स में तो हमने 10th क्लास में पढ़ा था। अच्छा, वी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है, वी इक्वल टू आई आर हो जाता है, ये पढ़ा था हमने, अगर याद होता आपको। पर सच्चाई ये है बालक, ओम्स लॉ कहता है कि करंट जो है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज। किसी एलिमेंट के अंदर, किसी इक्विपमेंट के अंदर जो आपका करंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? अप्लाइड आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। ठीक है, ओके सर जी। तो इसको लैंग्वेज की फॉर्म में लिखें तो यहीं से ये आता है, स्टार्टिंग में ये आता है आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। फिर इस प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाते हैं तो आ जाता है आई इक्वल टू जी वी। जी नहीं सर, आर होता है। नहीं 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 बेटा, जी ही होता है। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, जी होता है आपका कंडक्टेंस, और इस जी को आप हटा करके इसका अपोजिट जो होता है, रेसिप्रोकल जो होता है, वो होता है रेजिस्टेंस। ये लिख लेते हैं, और फिर यहाँ से वी इक्वल टू आई आर आ जाता है। कहानी यहाँ से चलती है बालक। ठीक है, सच्चाई फॉर्मूला आपका जो ओम्स लॉ है उसकी सच्चाई कुछ ऐसी है। ये है सच्चाई, जो करंट होता है, ठीक है, करंट बिटवीन 2 पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। इस अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड वोल्टेज, वोल्टेज को अगर आप ये जो आपका प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल इसको हटाएंगे तो एक आपका कांस्टेंट आता है जो है आपका जी। जी है कंडक्टेंस, और कंडक्टेंस का रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस विच इज 1/r। ये आर इधर जाकर मल्टीप्लाई कर दिया तो वी इक्वल टू आई आर आ जाता है। बात समझ में आई? तो अगर किसी वाई में या कोई समझदार इंसान है आपके पास 12th क्लास के एंड में, अगर आप बच्चे जो लोग, अगर आप 12th क्लास वाले सारे बच्चे हैं, अगर आपके बोर्ड एग्जाम नहीं हुए हैं, तो अगर ये आपका वाई में बात होती है तो आप उसको, जो आपका इंटरव्यूअर है आपसे क्वेश्चन कर रहा है, उसको बताइए कि अगर पूछता है आपसे ओम्स लॉ क्या है, तो आप ये मत बताइए वी इक्वल टू आई आर। बताइए कि ओम्स लॉ ये कहता है कि करंट इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज। यस, और वो अगर तो आपसे लिखने के लिए बोलता तो सीधी बात ये लिखिए
कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई मत लिखिए। वो समझ जाएगा कि हाँ देखिए बात दोनों से सेम ही आती है, पर वो समझ जाएगा बच्चे ने चीज़ों को कंसेप्चुअली पढ़ा हुआ है। ठीक, ओहो ठीक है सर, ऐसे घुमा फिरा के बातें करेंगे आज हमसे आप, हैं? हाँ बेटा ठीक है। तो आप कह सकते हो द करंट आई फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। लैंग्वेज की फॉर्म में लिख सकते हैं द करंट आई flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across the ends of conductor, to the potential difference across the conductors, across the ends of conductor, ends of conductor। ठीक है प्यारा बच्चा, ओके सर जी बस समझ में आ गई है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा मैथमेटिकली, इसको आप बाद में लिखिएगा, इसको पहले लिखिएगा, कैसे भी लिख लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, आपको चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है प्यारा बच्चा, यस सर जी ठीक है सर समझ गए। तो यहाँ से आपका v इक्वल टू आई आर आ जाता है। वो तो आता ऐसे ही है वैसे, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही आता है। ठीक है प्यारा चिंटक बिंटक पिंटक, ठीक है सर डांटिए नहीं है मेरे को। ठीक है बेटा डांट नहीं रहे, ओके कूल सर। अच्छा तो मतलब कुल मिलाकर के सर, और जो आपका यहाँ पर जो प्रोपोर्शनलिटी है, यहाँ पर इन चीज़ों को भी लिख देता हूँ मैं, क्या उनसे क्या चीज़ है। आपका जी क्या है, आपको 12th क्लास में जी के बारे में पढ़ाने को नहीं मिलेगा, कभी नहीं। आप इंजीनियरिंग के लिए जाओगे फिर हायर क्लासेस के तब आपको जी का इंट्रोडक्शन होगा। ये होता है कंडक्टेंस। ठीक है, आर होता है रेजिस्टेंस, और याद रहे ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। मतलब कह सकते हो रेजिस्टेंस इक्वल टू 1/g होता है, या जी इक्वल टू 1/r, एक ही बात है। ओके सर, v क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, और I क्या है आपका करंट सर, करंट। ठीक है प्यारा चिंटू बिंटू, अगर हमसे ग्राफ पूछ लिया जाए, अगर मुझे ग्राफ दे रखो, ध्यान समझना, देखिए क्वेश्चन भी एक मिनट, जैसे मैं आपको चीजें बता रहा हूँ आप खुद से भी इन चीजों को दिमाग में सोल्व करते रहे। क्या क्या कहना क्या चाहते सर, अरे दिमाग में खुद से भी सोल्व करते रहे चीजों को। ये फॉर्मूला मैं दूसरे तरीके से भी लेके आ सकता हूँ डिराइव करके, सच्ची सर। हाँ फिलहाल समझिए इस चीज को, इसको आप क्वेश्चन की फॉर्म में भी लिखिए और थ्योरी के पार्ट हिस्से बन जाएगा। अगर मैं करंट I वर्सेस R का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, अगर आपको I वर्सेस R का ग्राफ मिल जाए, I वर्सेस V का ग्राफ, सॉरी V का, तो सपोज करो एक आपका कंडक्टर A है, दिस इज A एंड दिस इज कंडक्टर B। आपसे पूछ लिया जाए किसका रेजिस्टेंस, कौन से कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ A इज मोर और रेजिस्टेंस ऑफ B इज मोर, तो आप क्या बताएंगे, व्हाट डू यू थिंक। पहले इस पर घुसने से पहले आपको एक चीज समझ लीजिए, अगर आपको ग्राफ V वर्सेस I का है, पोटेंशियल वर्सेस करंट का ग्राफ है, ठीक है, बच्चे कंफ्यूज आ जाते हैं, बच्चे चीज़ों को जो रटते हैं वो कंफ्यूज आ जाएंगे, कंफ्यूज हो जाओगे आपके, यार क्या सही था क्या गलत था, कहाँ गड़बड़ की है मैंने। अगर आप समझ के पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। दो कंडक्टर हैं, एक कंडक्टर P है, एक कंडक्टर Q है, सपोज करो, इनका ग्राफ कुछ ऐसा हो रहा है, ठीक, ओके। और जो इस ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं कंडक्टर, उनको आप कह सकते हो ओमिक एलिमेंट्स बोल सकते हैं, आप ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है, ओमिक एलिमेंट्स बोल सकते हो, ओमिक कंडक्टर बोल सकते हो, ठीक है। अब इनमें पूछा जाए किसका रेजिस्टेंस ज्यादा, देखिए प्यारा बच्चा, रेजिस्टेंस क्या, अगर यहाँ से देखो तो रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या है, V/I, मतलब पोटेंशियल का चेंज डिवाइड बाय करंट। तो प्यारा बच्चा यहाँ पर इधर देखो जरा, VI के ग्राफ में पोटेंशियल अपॉन करंट, मतलब इस लाइन का जो स्लोप है, इस लाइन का जो स्लोप अगर स्ट्रेट लाइन चल रही है, यही तो कहता है ओम्स लॉ कि यार करंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के, ये भी हो रहा है ये भी हो रहा है, दोनों ही है आपके, ठीक, ओके सर जी। तो प्यारा बच्चा पोटेंशियल में चेंज कितना आया, भाई कहीं भी दो पॉइंट ले लो छोटी दूरी पर, ये इतना सर, पोटेंशियल में चेंज कितना, इतना, करंट में से कोरस्पोंडिंग चेंज कितना, इतना, तो रेजिस्टेंस कितना होता है, V/R। मतलब इस अगर VI ग्राफ का जो स्लोप होगा, समझ में नहीं आया शायद कुछ बच्चों को, सुन लो क्या ध्यान से,
स्केल अभी आपका आपको समझ में आएगा भाई। करंट आपका पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैंने किसी कोई कंडक्टर लिया P, उसके लिए ग्राफ ड्रॉ किया, मेरा ऐसा है P Q R S T कुछ भी हो सकता है, रेजिस्टेंस R लिया, हेलो ठीक है, P ही मान लेता हूँ, कोई P कंडक्टर है उसके लिए ग्राफ ड्रॉ किया। मैंने करंट बढ़ाया, थोड़ा सा करंट बढ़ाया या पोटेंशियल बढ़ाया, करंट बढ़ गया, पोटेंशियल बढ़ाया 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 करंट बढ़ गया, उसके लिए मेरा ग्राफ ऐसा आ गया। अब मुझसे पूछा जाए सर इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, तो प्यारा बच्चा कहीं से भी उठा कर देख लो भाई, इतना चेंज करने पर इन दोनों पॉइंट में इतना चेंज किया मैंने पोटेंशियल में, तो उसका कोरस्पोंडिंग करंट में कितना चेंज आया। आप कहोगे सर यहाँ से यहाँ पहुंचे आप तो इतना चेंज नहीं आया, सर बिल्कुल सर। तो मैं कह सकता हूँ ये क्या चेंज इन पोटेंशियल और ये क्या चेंज इन करंट, एग्री कि नहीं। इतना करंट चेंज हुआ यहाँ से यहाँ और इतना पोटेंशियल जब आप यहाँ से यहाँ तक गए, एग्री। हाँ बिल्कुल सर। तो प्यारा बच्चा रेजिस्टेंस क्या है, चेंज इन पोटेंशियल डिवाइड बाय चेंज इन करंट कह दीजिए, चाहे V/I कह दीजिए। बात समझ में आ गई, ठीक है सर। तो इसका स्लोप ये क्या है देखना जरा, डेल्टा वाई V/डेल्टा, ये क्या है, दिस थिंग अपॉन दिस थिंग। अगर मैं एंगल थीटा मान लूँ तो tan थीटा बोल सकता हूँ कि नहीं, डेल्टा V/डेल्टा I को, बिल्कुल सर tan थीटा बोल सकते हैं। और tan थीटा क्या होता है, इस लाइन का स्लोप, यस और नो, ओ बिल्कुल सही बात है। तो प्यारा बच्चा अगर आपको कहीं वोल्टेज और करंट का ग्राफ दिया हुआ है तो उसका जो स्लोप होगा इट विल टेल अस द रेजिस्टेंस। बात समझ में आ गई, ये क्या है tan थीटा, ये क्या है, वही क्या है रेजिस्टेंस। तो प्यारा बच्चा अगर आपको कहीं VI ग्राफ दिया है, स्लोप ऑफ VI ग्राफ क्या होगा, VI ग्राफ क्या बताएगा हमें, ये बताएगा क्या, रेजिस्टेंस। समझ में आई बात, सर आसान सी बात थी, समझ में आ गई। और साथ में केयरफुल रहना है, मैंने इसी के बगल में ये वाला ग्राफ पे ड्रॉ किया, ये VI ग्राफ नहीं तो सर IV ग्राफ। ओ बात समझ में आई। क्वेश्चन मेरा ये था कि इसमें से रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा है, आपका एक A कंडक्टर है और दूसरा B कंडक्टर है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हायर रेजिस्टेंस, A और B। तो अब देखिए जिसका ज़्यादा स्लोप उसका ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर, लेकिन ये ग्राफ किसका बेटा, I और B का है, ठीक है। हाँ सर, तो यहाँ जो रेजिस्टेंस होगा स्लोप का रेसिप्रोकल है, स्लोप का उल्टा, मतलब यार इस एक्सिस पर आपने क्या बनाया, I बनाया, मतलब इसको उल्टा कर दिया, इसको उल्टा कर दिया, गेट गया पॉइंट, यस सर। तो यहाँ से जो रेजिस्टेंस बता रहा हूँ भाई, I इधर आ गया, B इधर आ गया, तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, अगर मैं रेजिस्टेंस पूछूं इसका तो क्या होगा, रेसिप्रोकल का, इसका जो स्लोप है उसका रेसिप्रोकल होगा, एग्री कि नहीं। यहाँ पर क्या था, रेजिस्टेंस क्या था आपका, इसी का स्लोप था, लेकिन यहाँ पे क्या भाई, यहाँ पर I आपने इस एक्सिस पर ले गए और आपका वोल्टेज इस एक्सिस पर ले गए। तो अगर मुझसे पूछा जाए रेजिस्टेंस क्या है या फिर इसका स्लोप क्या है, स्लोप क्या होता है, अगर मैं कहूँ यहाँ पर tan थीटा तो ये क्या बताएगा, दिस वैल्यू, ये कौन से करंट, दिस वैल्यू रेजिस्टेंस। tan थीटा क्या बता रहा है, 1 रेजिस्टेंस को बता रहा है। तो मैं कह सकता हूँ रेजिस्टेंस इक्वल टू 1 स्लोप, रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप, एग्री। बात समझ में आ गई, यस सर। इन दोनों में θ1 ये है, θ2 ये है, कौन सा बड़ा है, आप कहेंगे सर θ2 बड़ा है, A के लिए बड़ा है, एग्री कि नहीं, बिल्कुल सर। इसको थीटा छोटा सा A भी लिख सकते हैं, इसको थीटा छोटा सा B लिख सकते हैं, ठीक है। तो जोन सी जिसकी वैल्यू बड़ी, स्लोप क्या होता है tan थीटा, थीटा की एंगल जिसमें बड़ा उसकी वैल्यू भी बड़ी। तो प्यारा बच्चा रेजिस्टेंस ऑफ A क्या रहेगा, 1/tan थीटा A। tan थीटा A की वैल्यू बड़ी है, यस सर नो, यस सर। तो रेजिस्टेंस क्या है, छोटा। इसी तरह रेजिस्टेंस ऑफ B क्या रहेगा, 1/tan थीटा B। थीटा B कंपेरेटिव टू A छोटा है तो रेजिस्टेंस क्या रहेगा, बड़ा। तो यहां पर रेजिस्टेंस ऑफ B इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ A। समझ में आ गई बात। लेकिन अगर यहीं पर होते, यहाँ पर अगर एक होता, ये P है, इधर आप Q मान रहे हैं, तो यहाँ पर Q का रेजिस्टेंस ज्यादा हो रहा होता, ठीक है। Q का रेजिस्टेंस इस केस में ज्यादा हो रहा होता। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई है, नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके चिंटू आगे बढ़ते हैं। देखो जो रेजिस्टेंस है V = IR, रेजिस्टेंस जो है सबको पता है, 10th क्लास में हम लोगों ने सबने पढ़ा है कि सर जी R की जो वैल्यू होती है वो होती है रो L और A। अब अगर मैं पूछूं रो की वैल्यू क्या होती है, सर ये नहीं पता, इससे ज्यादा है, इतना तो पता है, ठीक है। अब इन चीजों को भी डिस्कस करते हैं। ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है कहाँ से कैसे कैसे आया उसको भी लेके आते हैं, ओम्स लॉ आया कहाँ से उसको भी लेके आते हैं, और ये R की जो वैल्यू होती है उसको भी लेके आते हैं, ठीक है। ओके सर जी, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड सर। अब बात करते हैं थोड़ी रेसिस्टिविटी की और ओम्स लॉ ये कहाँ से आया, दोनों चीज़ों को डिस्कस करते हैं। कीजिए सर, बहुत ही अच्छा लगेगा सर हमको,
देखो प्यारे बच्चा, कल या लास्ट क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था सर आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, याद आया कुछ? यस सर, वीणा सर, वीणा ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ा था, ये पूरी तरह याद है सर, अच्छे से पढ़ा था। ओके वेरी गुड। इसको मैं ये लिख सकता हूँ एन ई ए। अगर आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर याद हो वैल्यू कुछ बच्चों को, सर कुछ को हाँ याद है सर, ई ई चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय मास, ये था आपका एक्सप्रेशन, और टाउ से मल्टीप्लाई किया था, याद आ गया? हो सर याद आ गया, ठीक है यही था, बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है। ये ई क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई मेरा कंडक्टर है, इफ आई हैव सम कंडक्टर लाइक दिस, ये मेरी कंडक्टर ना बच्चों को तो कई महीनों तक तो यही समझ नहीं आता है कंडक्टर है क्या, पूरी 12th क्लास निकल जाती है यार, ये वायर जो है ना कंडक्टर ही, इसके अंदर जो मेटल का वायर पड़ा हुआ है वो कंडक्टर ही है। उसी का डायग्राम कभी हम सिलेंडर बना देते हैं, कभी कुछ। दिस इज ऑल्सो कंडक्टर, ये आपका कंडक्टर है, रबड़ नहीं, ये जो मेटल का हिस्सा मेरे हाथ में है, दिस इज कंडक्टर, ठीक है? आपको थोड़ा महसूस होना चाहिए, कंडक्टर का मतलब हम वायर के बारे में या किसी भी ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें से आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सके, करंट आपका फ्लो हो सके, ठीक है? ये भी कंडक्टर है। मेरे हाथ में घड़ी मेटल का जो हिस्सा है वो भी कंडक्टर है, घड़ी का जो मेटल का हिस्सा है, ठीक है? ओके सर जी। जो दरवाजे का पकड़ने का हैंडल होता है अगर वो भी आपका किसी मेटल वगैरह का बना हुआ तो वो भी कंडक्टर है, ठीक है सर जी, समझ गए? ये लिख सकता हूँ? यस सर। अगर मेरा कंडक्टर जो कंडक्टर है उसको मैं सिलेंड्रिकल होता है जनरली, ऐसा कुछ जरूरी नहीं, किसी ने कसम नहीं खाई है कैसे होता है। ये अगर मेरा कंडक्टर का हिस्सा ही मैंने मान लिया, सपोज को इसकी लेंथ एल है, ये जो मैंने वायर पकड़ के दिखाई है उसी की बात करूँ, ठीक है सर, एल है। इसके अक्रॉस यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? ई है। तो यहाँ से यहाँ तक आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू ई इंटू एल, ई एल होता है। यस सर। तो ई इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ वी बाई एल, लिख सकता हूँ कि नहीं यार? V क्या आपका पोटेंशियल डिफरेंस और E क्या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। एग्री हो इस बात से? हाँ बड़ी पूरी तरह एग्री। यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं E की जगह पर V अपॉन एल लिख लीजिए सर। तो करंट विल बी इक्वल टू, हाँ देखिए इसकी मल्टीप्लाई करते हैं n e स्क्वायर, एक E रहा एक E रहेगा, n e स्क्वायर टाउ, टाउ ये क्या है? टाउ, टो, ठीक है, अपॉन m भी ऐसे रखिए। बसता क्या? ई की जगह पर क्या लिखूं? पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन एल। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बोलिएगा जी। कुछ छूट गया है, ए छूट गया है। ए कहाँ पे लिखूं मैं? ए कहाँ पे लिखूं? एन स्क्वायर टाउ ए, अभी ठीक है? ये एरिया ये वाला एन ई स्क्वायर टाउ, ठीक है सब ठीक है सर। अब देखो ये रहा वोल्टेज और ये रहा करंट। हाउ मतलब हम ओम्स लॉ कहीं ना कहीं रिलेट करके हम पहले भी देख चुके थे, वैल्यूज आ चुकी थी हमारे पास। देखो अब यहाँ पर देखिए बेटा, लेंथ फिक्स मतलब कर सकते हैं आप अपनी मर्जी से, एरिया उसका उसको भी आप सेट कर सकते हैं। अब बाकी अगर आपने लेंथ और एरिया फिक्स कर दिया तो ये तो कांस्टेंट है। भाई आपने कोई मेटल ले लिया, उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने अवेलेबल हैं पर यूनिट वॉल्यूम में, ये फिक्स रहेगी बात ऑब्वियसली। चार्ज कितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर? 1.6 × 10⁻⁻⁹ फिक्स। टाउ रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट। मतलब अगर आपने एरिया और लेंथ और एरिया फिक्स कर लिया तो आपका वोल्टेज क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है, या करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज है। दिख रहा है आपका फॉर्मूला? ओम्स लॉ दिखाई पड़ रहा है कुछ कुछ? अपनी प्यार भरी आंखों से नजरों से देखो बेटा, पापियो देखो इधर, दिख रहा है कुछ? हाँ सर। आई इक्वल टू ये बीच का जो है वो रेजिस्टेंस है, दिस इज रेजिस्टेंस, या कहिए आप आई इक्वल टू, सॉरी ये है आपका कंडक्टेंस। आई इक्वल टू जी भी दिख रहा है, आई इक्वल टू जी भी जो लिखा था मैंने, यस सर। तो ये वही जी है कंडक्टेंस, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस। समझ में आई बात कुछ? हो सर समझ में आ गई। तो यहां से मुझे एक चीज और पता लग गई कि ये क्या है, ये आपका रेसिप्रोकल ऑफ, अगर मैं इसको कंपेयर कर लूं किससे? V अपॉन R से कर सकता हूं कि नहीं भाई? आई इक्वल टू V अपॉन R ओम्स लॉ जो हमने देखा, यस सर। तो ये जो वैल्यू है ये सारी वैल्यू किसकी है? वैल्यू रेजिस्टेंस की। तो यहाँ से आप रेजिस्टेंस की वैल्यू मुझे बताएं कितनी होगी? आप कहेंगे सर रेजिस्टेंस इक्वल टू दिस m अपॉन n e स्क्वायर टाउ, और ये m के साथ l भी है, यस सर, और ये एरिया। यही बोला कि नहीं? अरे समझ में आई कि नहीं? समझ में आ गई ना? वो ध्यान से घूर के देख लो इसको, समझ में आ गई होगी, पूरी तरह समझ में आ गया। और ये देखो प्यारा बच्चा, आपने पढ़ा था बचपन में फॉर्मूला रेजिस्टेंस के लिए, क्या पढ़ा था 10th क्लास में? सर जी पढ़ा था मैंने, R इक्वल टू रो एल और ए होता है। वहाँ जो रो होता था ना उसको मतलब रोना नहीं होता था, भले ही बच्चे रोने लगते हैं उसको देख करके, वो जो रो होता था वो ये है। हाँ, ओ माय गॉड, R इक्वल टू रो
L और A, हाँ जी बेटा। हो तो सर मैं इस रो को भी ध्यान में रखूं क्या? रो की वैल्यू m अपॉन एन स्क्वायर, तो बेटा हाँ जी याद रख इसको भी तू, एन स्क्वायर टाउ, काम की चीज है। रो को क्या बोलते थे? रेसिस्टिविटी। रो क्या है आपका? रेसिस्टिविटी। आर क्या है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस तो आपको पता ही है। रो क्या है बेटा? रेसिस्टिविटी। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। कैसे? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने अवेलेबल हैं हमारे मटेरियल पर डिपेंड करता है। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो फिक्स है। आपका टाउ अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग हो सकते हैं रिलैक्सेशन टाइम की वजह से। टाइम टाउ क्या होता है? रिलैक्सेशन टाइम। एक टकराने से एक बार टकराया, आप भागे, एक बार गिरे या टकराए किससे, फिर उठे, फिर भागे, तो उन दोनों बीच में टकराने के बीच की जो वो है टाइम, उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। दो बार टक्कर लगने के बीच का जो टाइम है रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, ओके। तो प्यारा बच्चा रेसिस्ट देखिए यहाँ से भी ओम्स लॉ आ गया। कहाँ से आ गया? I इक्वल टू NE/VD से आपका ओम्स लॉ आ गया। देखो ये जो है आपका सारी चीजें किसके ऊपर, देखिए एक चीज देखो, रेजिस्टेंस आपका किस पर डिपेंड करता है? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। दूसरा प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल जो कि एन पर आपका रेसिस्टिविटी मतलब रेजिस्टेंस कहिए, और रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड कर रहा है? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। दूसरा उसका डायमेंशन पर, उसकी लेंथ कितनी ली है आपने, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है। तो यहां से ये बात पता लग रहा होगा, जितनी ज्यादा लेंथ होगी रेजिस्टेंस की, अगर आपकी दो वायर हैं, अब देखिए कितना अच्छा यार, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि चीजों को आपको सीधे सीधे आपके सामने ये अच्छे से दिख भी जाए चीजें। अगर मेरे पास एक वायर ये है, ठीक है, ओके सर जी, और एक और वायर मैं ले लेता हूँ। कहाँ से ला रहे सर ये उठा के? चोरी की है ना सर आपने? नहीं बेटा चोरी नहीं की है। तो देखो एक वायर बड़ी है, राइट हैंड में मेरे थोड़ी सी लेंथ थोड़ी सी बड़ी है, ठीक है, यस सर। तो राइट वाली थोड़ी सी बड़ी है एज कम्पेयर टू लेफ्ट वाली। कहोगे सर नहीं सर ये थोड़ी मुड़ पुड़ रही है। मान लो ये वाली थोड़ी बड़ी है, ये वाली थोड़ी छोटी है। दोनों के एरिया मतलब उनके थिकनेस है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जानते हो कौन सा होगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कौन सा होगा इस बार का? ये एरिया नहीं निकाल लेना। यहाँ जो सिलेंड्रिकल होती है वायर, ये छोटा सा सर्कल बन रहा है, दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये दोनों ही वायर एक में से बनी हुई है। मैं थोड़ा सा कहोगे तो मैं इसको तोड़ भी देता हूँ और छोटी करने के लिए। ये लो अभी तो छोटी हो गई है। हाँ सर अभी काफी छोटी है, ठीक है। राइट हैंड में मेरी बड़ी वायर है, लेफ्ट हैंड में छोटी है। मुझे बताइए किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? दोनों एक ही वायर में से पहले ऐसी थी, दोनों मिली हुई थी, यूनिफॉर्म वायर थी, ऐसे मैंने बीच में से तोड़ी है। किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? ये रहा फॉर्मूला आपके पास। किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा बच्चा? जल्दी बताइए। अगर आपको लगता है राइट हैंड वाली का ज्यादा होगा तो अपना हैंड ऊपर कर दीजिए। आपको लगता है लेफ्ट का तो कुछ भी मत कीजिए। किसको लगता है राइट हैंड का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? हाउ मेनी ऑफ फील की राइट हैंड का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? दिस इज माय राइट हैंड, ठीक है। तो जिसकी ज्यादा लेंथ, दोनों का एरिया तो सेम है उस, और एक ही मटेरियल से बनी हुई, जिसकी ज्यादा लेंथ उसी का रेजिस्टेंस ज्यादा। समझ में आ गई बात? हो सर समझ में आ गई है, ठीक है प्यारे चिंटू मिंटू। वाह वाह व्हाट अ टीचिंग टेक्निक सर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सर, मजा आ गया सर, समझ में आ गया सर, आ गया ना, बहुत बढ़िया। अच्छा जी एक चीज और ले लेते हैं तो इसी के साथ। हाँ सर ले लीजिए सर। देखिए मैं मान लेता हूँ, सपोज करो, क्या मानेंगे सर? अरे यार ये तो गरीबी बहुत है मेरे यहाँ तो। कैसे सर? पेन भी नहीं है मेरा, कहाँ गया? चोरी हो गया होगा सर, चोरी कर लिया होगा सर आपने खुद ही है। हाँ मिल गया। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये दोनों एक ही मटेरियल के बने हुए, मान लीजिए दोनों कॉपर के एल्यूमिनियम के। पेन को भी सर हाँ थोड़ी देर के लिए मान लो बच्चों। ठीक है सर आप इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो मान लेते हैं। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए दोनों एक ही मेटल के बने हुए, कॉपर के बने हुए या एल्यूमिनियम के बने, दोनों के दोनों, ठीक है, दोनों एल्यूमिनियम के। इसको भी थोड़ी देर के लिए मान लो, इमेजिन कर लो कि एल्यूमिनियम का दो। एक क्या पतला है, एक आपका मोटा है, इसकी थिकनेस ज्यादा है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, यस सर नो? यस सर। रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जिसकी थिकनेस ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, जिसकी थिकनेस ज्यादा, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा, रेजिस्टेंस कम। समझ में आई? इन दोनों में किसका रेजिस्टेंस ज्यादा? अगर दोनों ही एल्यूमिनियम के हैं तो रेजिस्टेंस ज्यादा किसका होगा? आप कहेंगे इसका। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा। ये रुकावट कम पैदा करेगा। बात समझ में आ गई है? मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है अच्छे से, ठीक है। हो सर ये तो बहुत ही बढ़िया है सर, ठीक है चिंटू मिंटू। यस मास्टर जी। दूसरी बात, हाँ दूसरी बात बताइए सर, क्या बताना चाहते हैं आप? रेसिस्टिविटी आपको ध्यान में रखनी है। रेसिस्टिविटी किसकी है? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। देखिए मास फिक्स है आपका, ई स्क्वायर फिक्स है, डिपेंड किस पर? एन और टॉ पे डिपेंडेंसी है केवल, ठीक है। अगर मैं रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी की बात करूं तो किस पर डिपेंडेंसी? केवल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आपके टाउ पे डिपेंडेंसी है, ठीक है।
ठीक है सर, आगे बताइए सर। और एक चीज और ध्यान में रखना बेटा, कभी कभी आपको कंफ्यूज याद देता है, क्या करता है सर, यहाँ पर रो जो होता है ना बेटा, रो कभी कभी आपको बोलेगा कि इसकी कंडक्टिविटी इतनी है, तो आप कहोगे कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी तो हमने सुना था, कंडक्टिविटी तो सुना नहीं। कंडक्टिविटी को डिनोट करते हैं सिग्मा से, इसका क्या मतलब है, 1/रो को कंडक्टिविटी बोलते हैं। ओहो, कंडक्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी, हाँ, तो इसको बोलते हैं बेटा कंडक्टिविटी। रेसिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी, या रेसिस्टिविटी मतलब क्या, रुकावट एक तरह की, कंडक्टिविटी मतलब कंडक्ट कराना चाह रही है। ठीक है, तो ठीक है सर जी, समझ में आ गई बात सर जी, बहुत ही बढ़िया सर जी। ठीक है, चिंटक मिंटक पिंटक। हाँ सर, ऐसे नए नए नाम मत निकालिए सर, मेरे पहले से नाम अच्छे नहीं है सर मेरे नाम, तो इसको ध्यान में रखना है, m/ne² टाउ। ठीक है चिंटू मिंटू, हाँ ठीक है सर। अब सुनिए बालक, जो रेजिस्टेंस होता है हमारा, आपको ध्यान में रखना है, रेजिस्टेंस इक्वल टू हमारा क्या फॉर्मूला आ गया है, रो L/A। ठीक है, यस सर जी। अब मुझे बताइए, क्या वोल्टेज और करंट पर डिपेंड करता है, जैसे आपका कैपेसिटर था ना, कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, क्या वो चार्ज और पोटेंशियल पर डिपेंड करता है? आंसर है नहीं, बिल्कुल आपका रेजिस्टेंस भी डिपेंड नहीं करता है वोल्टेज या और करंट पर, ये एक फिक्स वैल्यू रहेगी, उसकी लेंथ पर डिपेंड करेगी, एरिया पर डिपेंड करेगी, और किस मटेरियल का बना हुआ उसके ऊपर डिपेंड करेगी। पॉइंट, आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट, इसे नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा, तो आपका R=ρ L और आ गया। दूसरा इसके बारे में क्या जाने, तो रेजिस्टेंस, इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट आपको पता होगा, रेजिस्टेंस आपका मेजर होता है बेटा ओम में, OHM, और इसका ऐसे सिंबल भी बना सकते हैं। ठीक है, यूनिट किसकी, रेजिस्टेंस की। अगर मैं कहूँ ठीक है, बस ओम ही काफ़ी है, ठीक, हाँ ओम है, OHM या फिर ओम का सिंबल ऐसा होता है। सिंबल कैसा है, रेजिस्टेंस अगर आपको बनाना हो कहीं, सिंबल कैसा हो जाएगा प्यारा बच्चा, सिंबल होता है कुछ इस तरह से, ऐसे टिक 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 कुछ। ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस है। बुक में जब हम चीज़ों को मार्क करेंगे तो ऐसे रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करें, जैसे कैपेसिटेंस को कैसे कहते हैं, दो पैरेलल लाइंस बना देते थे, इस तरह ये आपका रेजिस्टेंस का सिंबल है। ठीक, कभी कभी आपने देखा होगा इस तरह का रेजिस्टेंस, इनसे घबरा नहीं जाना, कभी कभी आपने बुक्स में देखा होगा इस तरह का, और उसके ऊपर ऐसे एरो बना होता है। ठीक, या फिर आपने ये देखा होगा कभी ना कहीं, और हो सकता है आपको समझ में ना आई हो, ऐसे उसके ऊपर ऐसे ऐसे मार्क टाइप रहता है, ऐसे बना रहता है। तो इन दोनों रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं इनकी वैल्यूज। मतलब सर, अरे नोब वगैरह रोटेट करके, अब इसकी वैल्यू सपोज करो मैंने ना ऐसे रेजिस्टेंस को किसी चीज के ऊपर लपेट लिया, वायर को किसी चीज के ऊपर लपेट लिया। ठीक है, ओके, वायर को मैंने किसी चीज के ऊपर लपेट लिया, ऐसे ऐसे ऐसे। मैं बता रहा हूँ कि आप रियोस्टेट बोलते हैं इसको, जिसका रेजिस्टेंस आप वेरी कर सकते हो, बदल सकते हो। ठीक है, अपनी मर्जी से। मैंने इस वायर को ऐसे लपेट लिया। ठीक, ओके सर जी। अब मेरा एक कनेक्शन तो यहाँ है, दूसरा कनेक्शन मैं इस वायर में से कहीं से ले सकता हूँ, यहाँ से यहाँ से यहाँ से कहीं से। तो अगर मैंने एक कनेक्शन मेरा यहाँ है सर्किट का, दूसरा मैं यहाँ से ले, तो रेजिस्टेंस कितना सा कैलकुलेट होगा भाई, इतना सा पिक्चर में आएगा। ठीक, मैं उसको थोड़ा सा रोटेट करूँ, जाके यहाँ पे चिपक जाए, तो रेजिस्टेंस कितना आएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का रेजिस्टेंस पड़ गया। और रोटेट करूँ, रेजिस्टेंस दूसरा पॉइंट जो यहाँ पर आ जाए, एक पॉइंट यहाँ से दूसरा पॉइंट यहाँ, तो पूरी वायर का रेजिस्टेंस आ जाएगा। समझ में आ रही बात? यस सर। तो मैं उस नोब सी को रोटेट करके अपना रेजिस्टेंस वेरी कर सकता हूँ। ये वही इंडिकेट करता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, वेरिएबल रेजिस्टर। इसको जनरली रियोस्टेट बोल देते हैं, जिसका रेजिस्टेंस आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। पूरी लेंथ आ गई तो ज्यादा रेजिस्टेंस, कम लेंथ हुई तो कम रेजिस्टेंस, बस ये उसका सिंबल है। मतलब ये क्या दिखाता है, आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू आप वेरी कर सकते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस, घबरा नहीं जाना इससे कि ये क्या आ गया। ठीक है प्यारा बच्चा, ओके सर जी, ये आपका है वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्लियर? ओके, ठीक है, मेरे ख्याल से ठीक है। कंडक्टेंस मैंने आपको बता दिया, इसका रेसिप्रोकल होता है। और हाँ, एक चीज और ध्यान में रखनी है बेटा, एक चीज और ध्यान में रखनी है आपको। क्या सर? देखो, ये जो हम फॉर्मूला लेके आए यहाँ से, ये अपना जो फॉर्मूला लेके आए हैं हम यहाँ से, यस सर जी, यहाँ से आप एक चीज़ और देख रहे हो क्या? क्या देख रहे हैं सर? क्या देख रहे हैं? इस वाले फॉर्मूले को देखो जरा, इसको वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ भी बोल देते हैं कभी कभी। क्या सर? इसको वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ भी बोल देते हैं। क्या है बताइए सर हमको? वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। आप एट द एंड आपको छोटा सा फॉर्मूला ध्यान रखना है, फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। क्या है सर? देखो,
आई इक्वल टू मेरा ये है एन ई ए वी डी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को मैंने ये लिख लिया, तो आई विल बी इक्वल टू एन ई ई टाउ अपॉन एम, यही है ना? यस सर। तो प्यारा बच्चा ये आपका, इसको अगर मैं इधर ले आऊँ, हाँ ले आइए सर, ये क्या हो जाएगा आई अपॉन ए। आई अपॉन ए क्या होता है सर? आई अपॉन ए होता है सर करंट डेंसिटी। सर करंट डेंसिटी, बिल्कुल अच्छी बात, बहुत ही बढ़िया बेटा। क्या होता है करंट डेंसिटी? यस सर नो? यस सर जी। अच्छा, और बचेगा क्या मेरा? बचेगा सर इधर एन ई स्क्वायर लिख दो, उसको मैं लिख दीजिए सर एन ई स्क्वायर लिख दीजिए, 2 ई थे, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ, इधर लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर। ये वैल्यू सब पहचानते हैं इसको? ये तो सर जानी पहचानी वैल्यू लग दे कहीं कुछ। हाँ, एम अपॉन एन स्क्वायर टू, एम अपॉन एन स्क्वायर टू क्या है ये? सर रेसिस्टिविटी का उल्टा, मतलब कंडक्टिविटी बोल सकता हूँ, कंडक्टिविटी। यस सर। ये क्या है सर? जे है तो जे। यस सर नो? करंट डेंसिटी है कि नहीं? यस सर। और ये क्या है सर? ये रेसिस्टिविटी का उल्टा है। रेसिस्टिविटी तो एम अपॉन एन स्क्वायर टू होता है, ये एन स्क्वायर टू अपॉन एम है, मतलब कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का सिंबल क्या था? सिग्मा। तो इसका क्या हो सकता हूँ? सिग्मा ई। ये बात है, हाँ ठीक है। इसको भी आपको ध्यान रखना, करंट डेंसिटी इक्वल टू होता है सिग्मा ई। सिग्मा क्या है? कंडक्टिविटी। ई क्या है आपका? इलेक्ट्रिक फील्ड। जे क्या है? करंट डेंसिटी। मैं बस फिर से लिख देता हूँ, जे आपकी करंट डेंसिटी सर, ठीक है। सिग्मा आपकी कंडक्टिविटी सर, ई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड सर, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी आप ध्यान में रखिएगा, जे इक्वल टू सिग्मा ई होता है। जितनी चीजें मैंने ये डब्बे में बंद की है ना, इनको भूलना नहीं है, ठीक है। ओके सर जी, लिखिए, फिर बढ़ते हैं हम आगे। अब कुछ क्वेश्चन लेंगे। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सपोज, हाँ मेरे पास एक वायर है, कंडक्टर है, ये मान लीजिए या ये मान लीजिए। ध्यान से समझना कहानी क्या है, ठीक। इस वायर को मैं खींचूं और इसकी लेंथ में बढ़ा दूं। सर ऐसी आवाज़ें क्यों निकालते आप? इसको खींच करके पुचुक पुचुक, सपोज करो मैं डबल कर दिया इसकी लेंथ, लेट इट भी, थोड़ी देर के लिए मान लो, ठीक है। मानने के अलावा ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि इतनी ताकत नहीं है कि उसको वायर को खींच करके सच में इसकी लेंथ बढ़ा दूँ, ठीक है। ठीक, सपोज करो आपने इसकी इतनी लेंथ थी, खींचा और ये पुचुक लेंथ बढ़ गई। आपको पता नहीं लगा ना कि मैंने छुपाई है दूसरी बार, देखो बढ़ा दी ना लेंथ खींच करके। यस सर बढ़ गई सर। ठीक है, ओके। लेंथ इसकी सपोज करो जितनी पहले लेंथ थी वो डबल कर दी है। तो अब क्वेश्चन ये है, अगर लेंथ बढ़ेगी तो हमने देखा रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में मास्टर जी की तरह डंडा लेकर के रेजिस्टेंस के फॉर्मूले लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितनी ज़्यादा लेंथ रहेगी उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। यस सर जी। तो प्यारा बच्चा, अगर इसकी लेंथ बढ़ रही है, हमसे क्वेश्चन इस तरह पूछे जाते हैं कि अगर कोई वायर को स्ट्रेच किया जाए या फिर कंप्रेस भी कर सकते हो, तो एक बात समझिए, इसका जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं हुआ है, वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ। आपने वायर को खींचा, जैसे रबड़ बैंड होता है, रबड़ बैंड होता है, देखो अभी रबड़ बैंड को आपको दिखाई पड़ रहा होगा, दिख रहा है? यस सर दिख रहा है। रबड़ बैंड को अगर मैं खींचूं तो इसकी जो थिकनेस है वो कम हो जाएगी, सी पतला होगा कि नहीं? यस सर नो? अब मोटा हो गया, पतला होगा कि नहीं? यस सर जी। बिल्कुल ऐसे समझ लो, एक कंडक्टर है, थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लो, अभी थिकनेस ज़्यादा है, अभी थिकनेस ज़्यादा, इसकी लेंथ आपने इतने से डबल कर दिया, तो पूछ रहा है रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस का कितना हो जाएगा। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन डबल कर दे, ट्रिपल कर दे, 4 टाइम्स कर दे, तो ध्यान से समझना इस चीज़ों क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन मनी हम इसको हेडिंग की तरह लेके चलते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखना, जो आपका जो ये होता है ना रेसिस्टिविटी, इसका एक और नाम भी है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। कभी आप सोचोगे यार ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या बोल गया जी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी इसी का नाम है, रेसिस्टिविटी का ही, ठीक है। ठीक, समझते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ L and area of cross section A is R. Resistance of a wire of length L and area of cross section A is R. ठीक है,
अगर लेंथ आपकी एल है, मैं इसी वायर की बात कर लेता हूँ, सपोज करो इसकी लेंथ एल है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, रेजिस्टेंस आर है। अगर इसको मैं स्ट्रेच करूं या कंप्रेस करूं, कुछ भी हो सकता है, डबल करूं, ट्रिपल करूं, 4 टाइम्स करूं, 5 टाइम्स करूं, कुछ भी करूं, तो हमसे पूछा था कि रेजिस्टेंस में क्या चेंज होगा, या फिर इसको कंप्रेस करके छोटी कर दूं। तो आप इस चीज को समझिए, देखिए अगर कोई वायर छोटी सी, उसको आप ऐसे दबा दो, कंप्रेस कर दो, उसकी थिकनेस बढ़ जाएगी, हाइट कम हो जाएगी। एग्री कि नहीं यार? कोई वायर है, उसको ऐसे दबा दी दो, ठीक है। आप घर पर एक्सपेरिमेंट बड़े आसान से कर सकते हैं। जो आटा होता है, रोटी खाते हैं, जिसकी रोटी बनाते हैं, आटे को ऐसे ऐसे सिलेंडर टाइप बना लीजिए, उसको ऐसे खींचेंगे तो आटा पतला हो जाएगा। नहीं तो आप लोग मुंह के अंदर जो लेके घूमते रहते हो, क्या सर, च्युइंगम? हाँ, च्युइंगम का ऐसे समझे, ऐसे पतली हो जाती है, उसको दबाओगे तो मोटी हो जाती है, वही कहानी है। लेकिन इसमें क्या चीज ध्यान में रखनी है आपको, याद रखना है, अगर एक ही वायर को आप स्ट्रेच या कंप्रेस करो, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। गेटिंग पॉइंट? भाई जितना वॉल्यूम था, इसको थोड़ी देर के लिए आप मान लीजिए कंडक्टर है, कंडक्टर को इसको इतनी लेंथ कर लो, इतनी कर लो, इतनी कर लो, क्या वॉल्यूम चेंज हुआ? वॉल्यूम चेंज नहीं, इसकी लेंथ और एरिया तो चेंज हुआ, बट वॉल्यूम क्या होता है? अमाउंट, कितना इसके अंदर अमाउंट है, वो चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, ठीक। इफ इट इज स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड, कंप्रेस करो चाहे स्ट्रेच कीजिए, टू n times its length, n times its length, इसी में सारी चीजें छिपी हुई हैं आपके, n times its length, then new resistance will be, new resistance r dash मान लेते हैं, will be कितना होगा? इसी क्वेश्चन के अंदर सारा आपका फंडा भी छिपा हुआ है, इसके अंदर सारी चीजें छिपी हुई इसी में। ये क्वेश्चन समझ लो, कंसेप्ट समझ लो, और फंडा भी इसी के अंदर, क्वेश्चन समझ लेते हैं। देखो प्यारा बच्चा, अब एक बात समझिए, वॉल्यूम क्या होता है? अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई देखिए किसी भी चीज़ के वॉल्यूम के लिए आपको चीज़ें बहुत काम आने वाली हैं। अगर मैं कहूँ इस बोतल का वॉल्यूम कितना है, तो आप कहेंगे सर पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर है पाई आर स्क्वायर। अगर आपको याद है, अगर याद भी नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो भी वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे सर? पाई आर स्क्वायर एच, ध्यान से इसको सोचो, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर क्या होता है? ओनली पाई आर स्क्वायर, एच नहीं, एच को हटा दीजिए। भाई अगर मैं किसी सिलेंडर की बात कर रहा हूँ, अगर मैं इसका कहूँ कि इसका एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर सिलेंडर का, इसको देखिए जरा, ये किसका एरिया? सर आप कहोगे सर सर्कल का एरिया है, तो दिस इज एरिया ऑफ सर्कल। और ये एच क्या है? अगर इस सिलेंडर को देखो आप, इस बोतल को, पाई आर स्क्वायर क्या है? ये इसका बेस यानी इसका एरिया, और एच क्या है? इसकी लेंथ। मतलब एरिया और उसकी लेंथ की मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। बिल्कुल सही बात है, एग्री हो? बिल्कुल सर एग्री है। यहाँ पर हमें इस चीजों का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो मैं किसी भी चीज का दुनिया की किसी भी चीज का वॉल्यूम जो है एरिया इंटू लेंथ या उसकी हाइट लिख सकता हूं, किसी भी चीज का। अगर मैं कहूं ये आपका जो क्यूबॉइड है मेरे पास डब्बा है, इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना है, तो आप क्या करो, ये एरिया कैलकुलेट कर लो। एरिया कितना जाएगा? इसकी लेंथ इंटू बी, और मल्टीप्लाई कर दो वॉल्यूम के लिए एच से। एल बी एच ही तो होता है क्यूबॉइड का वॉल्यूम, इजंट इट? अरे हाँ सर, ये रहा एरिया, ये रही हाइट या लेंथ, जो भी आप करो, ठीक है। ओके सर। तो प्यारे बच्चा, दोनों ही केस में जब तक वायर आपकी छोटी सी थी, सपोज करो वायर इतनी थी, ठीक है, ये आपकी स्टार्टिंग में वायर की लेंथ थी, लेंथ ए थी, और थोड़ी सी मोटी बना देते हैं। इतनी मोटी वायर कितना खाती थी सर वायर? ये वायर थी आपकी, ठीक, लेंथ इसकी एल थी, और इसका एरिया क्रॉस सेक्शन ए था, रेजिस्टेंस आर था। इसको आपने स्ट्रेच या कंप्रेस कुछ भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर और लिख दिया। फिलहाल मैं स्ट्रेच केस ले लूँ, आपने इसको डबल या ट्रिपल जितनी भी कर दी होगी, थोड़ी सी पतली हो गई होगी अब, यस सर ऐसी हो गई होगी। पहली लेंथ की n टाइम्स होगी, लेंथ कितनी होगी? n टाइम्स। ये n आपका 1 गुना, 2 गुना, 1.5 गुना, 10 गुना, 50 गुना, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ओके, एरिया, पहले एरिया ये था, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता एरिया के बारे में, ए डैश मान लो। लेकिन क्या चीज कॉमन रही होगी दोनों केस में? क्या चीज कॉमन रहेगी? वो है कॉमन रहने वाली चीज, आप कहेंगे सर वॉल्यूम नहीं बदला हुआ इसका। एग्री हो? जितना वॉल्यूम इसका था वही वॉल्यूम इसका होगा, तो मतलब वॉल्यूम सेम रहेगा। मतलब एरिया इंटू लेंथ इस वाले कंडक्टर का, इसी को आपने खींचा है, कुछ ये बना है, तो इसका जो एरिया है कितना है? ए डैश, और इसकी लेंथ कितनी है? अब लेंथ कितनी है? n टाइम्स ऑफ ओल्डर लेंथ। एग्री? बिल्कुल ठीक है सर। रेजिस्टेंस कितना था? R था। R की वैल्यू अगर मैं कहूं कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर रो L ओवर A थी, ये थी इसका रेजिस्टेंस पहला, इनिशियल रेजिस्टेंस आपका ये था, ठीक है। दिखाई पड़ रहा है ना?
दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, ये था। अब नया रेजिस्टेंस कितना होगा उस पर आने के लिए पहले जरा देखिए वॉल्यूम दोनों का सेम होने वाला है, ऐसा नो, मतलब ए एल विल बी इक्वल टू ए डैश एन एल, एग्री? यस सर, बिल्कुल ठीक है। एल से एल को काट दीजिए तो नया एरिया कितना आ जाएगा, विल बी इक्वल टू ए अपॉन एन, पुराने एरिया का एन टाइम्स हो जाएगा। अगर मैं कहूं कि आपने लेंथ को डबल कर दिया है तो एरिया आधा हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आधा हो जाएगा। बात समझ में आ गई? मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है। यस मास्टर जी, बात तो समझ में आ गई है मास्टर जी, ठीक है जी। एरिया आपका पहले वाले एरिया का उतना हो जाएगा। अगर आपका स्ट्रेच करके आपने 3 गुना कर दिया लेंथ तो एरिया कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। 4 गुना कर दिया है तो एरिया आपका 1/4 हो जाएगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है? क्लियर है सर जी, बिल्कुल क्लियर है। आइए अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की। पहले रेजिस्टेंस कितना था, रो एल ओवर ए था, लेंथ एल थी, एरिया ए था। अब नया रेजिस्टेंस को मैं आर डैश मान लेता हूँ, ये ठीक है। तो रेजिस्टेंस कितना होगा, रो तो देखिए मटेरियल चेंज नहीं हुआ तो रो आपका सेम रहेगा, मटेरियल की प्रॉपर्टी है रो। लेंथ कितनी है नई वाली लेंथ, आप कहेंगे एल डैश मान लीजिए, एरिया आपका ए डैश मान लीजिए, ठीक, ओके सर जी। तो रो एल डैश कितना है आपका ना सर, नई लेंथ कितनी है पुराने वाले की, एन टाइम्स होगी, तो एन एल लिख दीजिए यहाँ पर, एन टाइप्स ऑफ लेंथ, ठीक है। एरिया कितना है पुराने वाले का, ए बाई एन लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल सर। एन ऊपर चला जाएगा, एन ऊपर चला जाएगा तो आर डैश कितना हो जाएगा, ये वाला एन ऊपर चला जाएगा, एन स्क्वायर रो एल अपॉन ए। ओ, मैं चाहता तो इसको आपसे पहले 2-3 क्वेश्चन लगवाता, फिर बताता कि अच्छा ये ट्रिक फंडा यूज कर लो, तो आप सीधा समझिए बात को, जितनी लेंथ, जितने गुना लेंथ आपने बढ़ाई ना उसका स्क्वायर कर दो। और आपका ये क्या है, इसको जरा देखना ध्यान से सर, ये तो रेजिस्टेंस ही है पुराने वाला, तो आर डैश इज इक्वल टू कितना आ गया है, एन स्क्वायर आर। जितना पहले रेजिस्टेंस था, जितनी आपने लेंथ बढ़ाई है, मतलब ऐसा समझिए, अगर मैं कहूँ आपने लेंथ, अगर मैं कहूँ ये देखो एक कंडक्टर है मेरे पास, ठीक है सर, इसकी लेंथ सपोज करो एल थी पहले, इसको मैं डबल कर दूँ, ए चुप, डबल हो गया लगभग, यस सर। अब इसका रेजिस्टेंस जानते कितना होगा, अगर पहले रेजिस्टेंस आर था, अगर मैं कहूँ पहले रेजिस्टेंस 5 ओम था लेटेड भी, इसका रेजिस्टेंस 5 ओम है सपोज के लिए, आपने इसकी लेंथ खींच करके डबल कर दी, तो रेजिस्टेंस जानते कितना होगा, डबल किया ना, 2 टाइम्स एन के लिए कितनी है 2, 2 टू 4, और रेजिस्टेंस कितना था 5, 4 5 20, 20 ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा इसका 20 ओम रेजिस्टेंस हो गया। आप इसको 3 गुना कर देंगे तो 5 पहले थे स्टार्टिंग में, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45 हो जाएगा। समझ में आ गई बात? अच्छा सर, अगर सर आपने बताया यहाँ पे कंप्रेस लिखा, इसका क्या करें सर, बेटा अगर अपनी लेंथ ऐसे है, इसको आपने इसको दबा दिया, इसको छोटा कर दिया तो क्या होगी, थोड़ी मोटी हो जाएगी वायर, बिल्कुल सर। तो सपोज करो आपने आधा कर दिया, 1/2 कर दिया इसको, 1/2 कर दिया, तो यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी रखें सर, तो बेटा यहाँ पर एन की वैल्यू 1/2 ही रखो, नई लेंथ पिछले लेंथ की आधी है तो 1/2 रखो, 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4, रेजिस्टेंस जितना पहले था उसका 1/4 हो जाएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, बार बार ये वॉल्यूम प्लेस करना, ये करना, इसके चक्कर में नहीं पड़ना कि दोनों वॉल्यूम बराबर होगा, आंसर आपका हर बार वही आएगा। ये आपको ध्यान में रखना कि अगर जितने गुना लेंथ होगी ना उसका स्क्वायर कर देना। लेंथ डबल होती है तो 2 2 जा 4, 3 टाइम्स होती है तो 3 3 जा 9, 4 टाइम्स होता है तो 4 का स्क्वायर 16, 5 टाइम्स होता है तो 5 का स्क्वायर 25, इतने गुना हो जाएगी। लेंथ जैसी भी चेंज हो, लेंथ अगर आधी हो रही है 1/3 हो रही है, इसको पिचका दिया, कंप्रेस कर दिया तो 1/2 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर। गेटिंग अ पॉइंट? इसको ध्यान में रहेगा, नोट डाउन कर लीजिए। ये दोनों क्वेश्चन है बालक नीट में आए हुए हैं, ये नीट 2017 का है, 2008 का है, कोई सा भी ले सकते हैं आप, पहले इसी को लेते हैं, आसान है, ये थोड़ा सा आसान है। क्या कह रहा था, रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज आर ओम इफ इट इज मेल्टेड एंड स्ट्रेच्ड टू n टाइम्स, मेल्ट किया गया उसको स्ट्रेच किया गया n टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ, द न्यू रेजिस्टेंस विल बी, कितना आसान है, जो मैंने आपको बताया बिल्कुल वही कहानी है। वायर को स्ट्रेच कर दिया गया, मैंने क्या बताया, वायर को स्ट्रेच करते उसका रेजिस्टेंस कितना n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा n स्क्वायर c, कुछ सोच नहीं है, ठीक है। 17 में आया हुआ अभी रिसेंटली, कितने 4 साल हुए। अच्छा देखते हैं 2008 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ वायर ऑफ सर्टेन मटेरियल इज स्ट्रेच्ड बाय 10%, इट्स न्यू रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बिकम्स। देखिए पहले तो अभी मैंने आपको बताया था कि आपका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, रेसिस्टिविटी को ही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, ध्यान रखना। तो मैंने क्या बताया था, रेसिस्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, उसकी लेंथ उसके डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करती। जैसे अगर मैं कहूँ एक वायर मेरी ये छोटी सी वायर है,
ये बड़ी से वायर, दोनों एल्यूमिनियम की वायर है। इसको मैं ऐसा कर दूं वैसा कर दूं, इसकी रेसिस्टिविटी सेम रहेगी, रेसिस्टिविटी वही रहेगी जो इसकी है। रेसिस्टिविटी का शेप साइज से कोई लेन देना नहीं है, रेजिस्टेंस का लेना देना है। दोनों एल्यूमिनियम का बनाए, दोनों की रेसिस्टिविटी विल बी सेम, तो रेसिस्टिविटी तो चेंज होने वाली नहीं है। तो बेटा ये और ये तो आंसर हो ही नहीं सकते, बस कहें ये दोनों। अब क्या कहा है, इसकी जो है लेंथ जो है 10% इंक्रीज की गई है, स्ट्रेच किया गया 10%। तो हमें पता है रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, आप कहेंगे सर रो एल ओवर ए होता है। ठीक है, ये सपोज लो पहला रेजिस्टेंस ये था, लेंथ एल नोट थी, ए नोट था, स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस लेटेड भी दिस वन जो है स्टार्टिंग रेजिस्टेंस। अब क्या गया, नया रेजिस्टेंस आर मान लेते हैं। क्या गया, पुरानी लेंथ को इंक्रीज किया गया। अब हम इतनी सारी दुनिया भर की चीज़ों पर नहीं आते, मुझे पता है अगर आपका लेंथ इंक्रीज होती है तो जितने गुना लेंथ हुई है उसका पुराने रेजिस्टेंस के इक्वल कर दो। ठीक है, यही यहाँ पर भी किया है, एन स्क्वायर टाइम्स और पुराना रेजिस्टेंस कर दो। तो लेंथ कितनी की गई, 10% स्ट्रेच की गई। तो नई लेंथ कितनी हो जाएगी, न्यू लेंथ की अगर बात करूँ, एल विल बी इक्वल टू कितनी, भाई पहले जो थी वो तो है ही, प्लस 10%। तो आप इन चीज़ों को, इस तरह क्वेश्चन को आप थोड़ा टाइम बचाने के लिए ऐसा कीजिए, भाई 10% इंक्रीज किया गया, पहले 100% थी तो अब कितनी 110% हो गई अभी। या तो आप देखिए यार ऐसे कीजिए, एल तो थी ही और स्ट्रेच की गई इसकी 10%, या तो आप ये लिखिए कितना आ जाएगा, आप यहाँ से एल नोट कितना आ जाएगा आपका, ये 100 प्लस 10 110 अपॉन एल नोट, यही जाएगा अभी भी, यही आ रहा है कि नहीं, नई लेंथ, बिल्कुल सर पुरानी लेंथ का 110 अपॉन 100। सीधा ही मैं इसी बात को बोल रहा था, मैं भी तो सीधा इसी बात को बोल रहा हूँ यार, 10% का इंक्रीज हुआ है तो आप क्या बोल सकते हो कि यार जो नई लेंथ है विच इज इक्वल टू 110% ऑफ पुरानी लेंथ, मतलब 110% का मतलब क्या है, ठीक है। तो नई लेंथ 1 0 से 1 0 काट दो, कितनी एक यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो एल इक्वल टू 1.1 टाइम्स ऑफ ओल्डर लेंथ, 1.1 गुना कर दी गई है। समझ में आ गई बात, 1.1 टाइम्स कर दी गई है पुरानी लेंथ की, स्ट्रेच हुई है कितनी 1.1 टाइम्स। मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पर जितने भी गुना हो, 2 गुना 4 गुना, उसका स्क्वायर कर दो, तो नया रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 1.1 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहेंगे सर 1.21। दैट्स इट, मतलब रेजिस्टेंस कितना हो 1.21 टाइम्स बढ़ेगा, रेजिस्टेंस कितना 1.2 टाइम्स, और आपकी रेसिस्टिविटी या फिर आपका ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेम रहेगा। तो आपका आंसर कौन सा है, B4 बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कंसेप्ट को पकड़े रखिए, क्वेश्चन आराम से, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बाय द वे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं और नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट टॉपिक बेटा हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेसिस्टिविटी। देखिए रेजिस्टेंस किसके तीन चीजों के ऊपर बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस जो है 3 चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। किस किस चीज के ऊपर, आपका रेसिस्टिविटी के ऊपर, आपका एरिया के ऊपर और आपका लेंथ के ऊपर। एग्री, यस सर। अभी टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, सच में सर, हाँ जी। लेंथ और एरिया नहीं बढ़ेगा टेम्परेचर से, तो सर बेटा आपका रेजिस्टिविटी आपकी चेंज हो सकती है, और रेजिस्टिविटी चेंज हुई तो आपका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हेडिंग लगाइए टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेसिस्टिविटी, या फिर रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं आप, ऐसा नहीं है खाली रेजिस्टिविटी के लिए स्पेसिफिकली है, और रेजिस्टेंस भी मैंने लिख देता हूँ। ठीक है, रेजिस्टेंस भी हो सकता है, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस एक ही कहानी होगी, लेंथ और डायरेक्टली प्रपोज लेंगे दोनों चीजें। ठीक है, ओके। अब समझिए बालक, रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला हमारा क्या था, आप कहेंगे सर m/n(e²τ), ये था रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला। बिल्कुल सर, ये था हमारा फॉर्मूला। ठीक, ध्यान रखना बेटा, इन चीजों को ध्यान में रखना। मैंने आपको बताया था डिपेंड ऑन किस तरह से वो कंडक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, करंट को कैसे फ्लो करा रहे हैं। हमने उनको किस क्लासिफाई किया, एक को कहा कंडक्टर है जो बहुत अच्छे से आपका करंट फ्लो करा रहा है, बहुत ही खराब जो है जो कंडक्ट ही नहीं करा रहा उसको कहा मैंने इंसुलेटर। उनके बीच की कहानी कही मैंने सेमीकंडक्टर। आपको सुनकर के सरप्राइज होगा कि कंडक्टर का हीट देने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर आपका क्या होता है, उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, कंडक्टिविटी घट जाती है। मतलब सर अगर मैं इसको हीट कर दूं, इसको मेटल को या मेटल वायर को हीट कर दूं, अगर इस मेटल वायर को मैं हीट कर दूं, गर्म कर दूं, अभी सपोज करो यहाँ पे अपनी बैटरी लगा दी दोनों टर्मिनल पर, करंट फ्लो करा रहे हैं,
आपने देखा 1 एम्पीयर करंट फ्लो होता है, आपने इसको हीट कर दिया, गर्म कर दिया, तो अब आपका जो करंट है वो 1 एम्पीयर से घट जाएगा, रुकावट बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, करंट घट जाएगा। ऐसा क्या सर? हाँ जी। ओह ऐसा क्या? क्या क्यों सर? बताते हैं इसका रीजन क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं कंडक्टर की ही, ठीक है। ओके, इन कंडक्टर्स में क्या होता है, टेम्परेचर अगर बढ़ा रहे हो तो आपका रेसिस्टिविटी या रो दोनों इंक्रीज होगा। रेसिस्टिविटी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। मैंने इन शॉर्ट ही लिख दिया है। कंडक्टर के अगर अंदर बात करूं, टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करो तो रेसिस्टिविटी भी बढ़ेगी, आपका रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी दोनों बढ़ रही होगी। क्यों बढ़ रही है सर, ये समझते हैं। देखिए प्यार बच्चा, आपका रो का वैल्यू क्या है, m/n² टाउ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि हमारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपका करंट को ले जाने में, चार्ज को चार्ज करने में, ठीक है। ओके सर जी। देखिए बालक, जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, जैसे आपने किसी मेटल का टेम्परेचर बढ़ाया, दोनों में डिफरेंस समझ लेना, आपको कंफ्यूजन होगा इसके अंदर और सेमीकंडक्टर्स के अंदर। पहला आपका कंडक्टर की बात कर रहा हूँ, फिर बात करेंगे सेमीकंडक्टर की, ठीक है। तो होगा क्या, जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे उसके अंदर के बॉन्ड और टूटेंगे, उनको एनर्जी मिली और बॉन्ड टूटे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और बढ़ेंगे। भाई आपने उसको हीट दी, हीट मिलता क्या मिली, एटम्स को, न्यूक्लियस को, आपके मॉलिक्यूल्स को, इलेक्ट्रॉन्स को क्या मिले, एनर्जी मिली सबको। इन्होंने अपनी जो जिस ऑर्बिट में घूम रहे थे उस ऑर्बिट से निकल के भागे और ज्यादा फ्री होगी, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर गिविंग। अगर टेम्परेचर रेज करता हूं ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर आप बढ़ाते हो तो होगा क्या, टेम्परेचर का इंक्रीज करते हो तो बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे एंड विल इंक्रीज, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो सर उस हिसाब से तो रेसिस्टिविटी घटना चाहिए। भाई ये वाला क्वांटिटी बढ़ गई है तो ये वाली क्वांटिटी तो घटनी चाहिए, लेकिन आपने तो रेसिस्टिविटी बढ़ता हुआ लिखा हुआ है। सुनिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बढ़ते हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। अब एक बात समझिए, ऐसा सोचिए, एक मार्केट है, बहुत भीड़ भाड़ है, लाठी चार्ज हो गई, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, ठीक। तो लोग पहले से पूरी ठसम ठस चल रही थी मार्केट, पूरी मार्केट है, ये रही आपको पूरा, बहुत भीड़ है इसमें, यहाँ हर जगह लोग बाग, ठीक है, और सब लोग बाग चल रहे हैं इधर की तरफ। तो चल रहे हैं तो टकरा भी रहे हैं। या फिर ऐसा सोचिए कि रोड है, एक रोड है, वो पूरी के पूरे उसमें व्हीकल ही व्हीकल है, बहुत ट्रैफिक है, लेकिन आपका ट्रैफिक चल रहा है स्मूथ, बहुत सारी गाड़ियां निकलती जा रही। सडनली आपने हीट बढ़ा दी, मतलब और भी यहाँ पर व्हीकल आ गए। अभी भी जब व्हीकल बहुत सारे हैं तो नो डाउट आपके एक्सीडेंट हो रहे होंगे, लोग टकरा रहे होंगे, कोलिजन हो रहे होंगे, ठीक है। हो सकता है हर 5 मिनट में एक एक्सीडेंट हो रहा है, हर 2 मिनट में एक एक्सीडेंट हो रहा है, या कोई टकरा रहा हो किसी गाड़ी से, सब हो रहा है। अब आपका ट्रैफिक और बढ़ा दिया जाए, ठीक है, पहले जितना था और ज्यादा, तो क्या होंगे, एक्सीडेंट, कोलिजन और ज्यादा होंगे। जल्दी पहले 5 मिनट में हो सकता है, अब 1 मिनट में, 2 मिनट में, हर एक 2 मिनट में कोई गिर रहा, कोई गिर रहा, ऐसी कहानी हो रही होगी। एग्री? बिल्कुल सर। तो प्यारा बच्चा, जब बहुत जल्दी कोलिजन हो रहे होंगे, कोलिजन बहुत ज्यादा लोग होंगे तो टकराएंगे बहुत ज्यादा एक दूसरे से, तो क्या होगा, आपको जो रिलैक्सेशन टाइम है ये घट जाएगा, और ये अच्छा खासा घट जाता है, ये काफी घट जाता है, इतना ज्यादा घट जाता है। इसका कंपेयर जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा ना, उसके कंपेयर में काफी ज्यादा घट गया। तो ये तो थोड़ा सा बढ़ा, ये बहुत ज्यादा घट गया, तो ओवरऑल क्वांटिटी क्या हुई, ओवरऑल क्वांटिटी सर घट गई। ओवरऑल क्वांटिटी घटी तो आपकी रेसिस्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। बात समझ में आ गई? मैंने बस एरो इंडिकेट कर दिए हैं, आपको समझ में आ गई होगी कि रेसिस्टिव इसके ऊपर डिपेंडेंसी कैसी है। मैंने एरो से बस आपको समझा दिया है, ठीक है। लिख अपनी लैंग्वेज में खुद से लेना क्या कहानी हुई है। अब देखिए एक्सेप्शन है, तो यहां से अगर कहीं आपका रेसिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, रेसिस्टिविटी जो होती है बेटा कंडक्टर के लिए इंक्रीज होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी। आप ऐसे लिख सकते हो, रो इक्वल टू रो नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, या अल्फा डेल्टा टी, या फिर रेजिस्टेंस के लिए आप लिख दीजिए आर इक्वल टू आर नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अल्फा उसका कोफिशिएंट ऑफ, ठीक है, आपका कोफिशिएंट होगा अल्फा, कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी आप कह सकते हो, और आपका डेल्टा टी आपका टेम्परेचर में जितना चेंज आएगा, रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी दोनों चीजें बढ़ रही होंगी, ठीक है। ओके सर जी। अब बात करूं मैं दूसरा सेमीकंडक्टर की। दूसरी सर सेमीकंडक्टर की बात, हाँ जी। सेमीकंडक्टर में होता क्या है, फॉर्मूला आपका रेजिस्टेंस के लिए अगर मैं यही लिखता हूं, या रेसिस्टिविटी के लिए मैं यही लिख लूं, m/n² टाउ। तो पालक सेमीकंडक्टर केस में क्या होता है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो आपका जो रेजिस्टेंस है या फिर रेसिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों के दोनों घटते हैं,
डिक्रीज होते हैं सर, हाँ जी। ठीक है, अगर ये सेमीकंडक्टर तो इसको आप हीट कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया से कंडक्शन करंट अच्छे से मजे में फ्लो होगा, कोई रुकावट नहीं, कम हो जाएगी। उसका रीजन क्या है, जैसे आपने हीट किया इसको तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, ऑब्वियसली सारे केस में बढ़ेंगे, काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं सर। रिलैक्सेशन टाइम देखिए, आप ऐसा समझिए, एक रोड है, सड़क है, उसके ऊपर पहले से 2-3 साइकिल जा रहे थे, 2-3 व्हीकल ही है, 2 या 3 व्हीकल जा रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, टकरा भी बहुत कम रहे हैं। 15-20 दिन में कोई एक्सीडेंट हो गया तो हो गया, महीने में कोई हुआ तो हुआ, ना तो नहीं हुआ। अब आपने क्या किया, यहाँ पर हीट कर दिया इसको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा दिए, कितने कर दिए, पहले 2-3 थे, अब 10-20 जा रहे हैं, बढ़ गए हैं पर बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं। रिलैक्सेशन टाइम घटा तो है, अब 15-20 दिन में एक्सीडेंट होते थे, अब हो सकता है पहले 1 महीने में होते थे, हो सकता है 25 दिन में एक्सीडेंट होता, 20 दिन में होता, कोई बहुत खास फर्क पड़ा नहीं। रिलैक्सेशन टाइम घटा भी तो बहुत थोड़ा सा चेंज हुआ, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काफी ज्यादा बढ़ गए। तो जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़े आपके, ये आपका रिलैक्सेशन टाइम थोड़ा घटा, तो ओवरऑल क्या होगी क्वांटिटी, ये पूरा का पूरा नंबर नीचे वाला क्या होगा, आप कहेंगे सर ये पूरा का पूरा नंबर इंक्रीज हो गया, तो ओवरऑल रेसिस्टिविटी क्या होगी, रेसिस्टिविटी विल डिक्रीज, रेजिस्टेंस आपका घटेगा हीट करने पर। ठीक है, रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी दोनों घट रहे होंगे। ओ सर ठीक है, सेमीकंडक्टर इंपॉर्टेंट है, हीट करने पर ऑन हीटिंग द सेमीकंडक्टर इट्स कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, रेसिस्टिविटी डिक्रीजेस। ध्यान में रहेंगी बातें, भूलना नहीं है बिल्कुल भी, गलती से भी इंपॉर्टेंट है बातें। ठीक है, हेलो, समझ में आ गया तो एक बार ऐसे हैंड रेज कर दो, जिससे मुझे समझ में आ जाए कि हाँ सर चीजें समझ में आ रही है बच्चों के। हेलो, रेडी है पॉइंट?